हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को जो है देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में पेपर 1 से जो है शिक्षण अभिवृत्ति से जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराया था, जिसमें मैंने 250 से ऊपर जो है क्वेश्चन आपको कराए थे। उसके साथ साथ विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे शिक्षण अभिवृत्ति से, उसको भी मैंने आपको कंप्लीट कराया। तो अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। सीरियल वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको उसमें, जितने भी मैं उसमें प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो को मैंने अलग करके रखा है, तो वहाँ पर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार से इसमें भी हम 200 से ऊपर क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके साथ साथ विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं शोध अभिवृत्ति से जो महत्वपूर्ण है, उनको एक जगह संकलित करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन जो है मिस नहीं कर पाएँ। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू अपडेट्स के वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को थोड़ा भी जाया नहीं करते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन भी बताऊंगा और उसके बाद जो है आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर आपको लगेगा कि वीडियो फास्ट चल रहा है तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसका जवाब देने का प्रयास करें। सभी प्रश्नों का आप जवाब दें, गलत हो प्रश्न उसने कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप जितने भी मैं 20 प्रश्न आपको कराऊंगा इसमें आप सभी को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, अनुसंधान क्या है या अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि होती है। बी ऑप्शन है, यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया आपका, यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी, यह आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। जो उचित विकल्प लगता है आप उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि होती है अनुसंधान। आपका अनुसंधान क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण, यानी बिना उद्देश्य के अनुसंधान नहीं किया जाता है, या तो समस्या समाधान या तो नए तथ्यों की खोज के लिए। तो दो कंडीशन में जो है आपका रिसर्च या अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक उद्देश्यपूर्ण, यानी समस्या है तो एक उद्देश्य की समस्या का समाधान हमें प्राप्त करना है, और ये व्यवस्थित गतिविधि होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट किया जाता है। ये नहीं कि रैंडमली इसको कंप्लीट किया जाए, इसका भी एक व्यवस्थित गतिविधि या स्टेप होता है जिसको फॉलो करके एक उचित रिसर्च किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान सदैव किस लिए किया जाता है, यानी अनुसंधान किस लिए किया जाता है, हमसे यह पूछा जा रहा है। तो आपको इन सभी चारों ऑप्शन में से सही विकल्प का जो है चुनाव करना है। पहला जो ऑप्शन है आपका, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए। बी जो है नए ज्ञान की खोज करने के लिए। और सी ऑप्शन है ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए। या तो डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि पहला जो ऑप्शन है आपका पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, यानी कि जो पुराने सिद्धांत हैं या संकल्पनाएं हैं उनको सत्यापित करने के लिए या उनकी जांच करने के लिए भी अनुसंधान किया जाता है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है नए ज्ञान की खोज के लिए भी जो अनुसंधान किया जाता है, यानी नए तथ्यों की खोज के लिए। फिर ऑप्शन सी जो है आपका ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, यानी कि ज्ञान यानी जो भी तथ्य खोजे गए हैं उनमें कुछ मिसिंग है तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है। तो ये तीनों जो है अनुसंधान, तीनों के अंतर्गत अनुसंधान किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूँ आपने सही विकल्प का चुनाव किया होगा।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन सभी विकल्पों में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है, यानी कि एक जो है अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है, हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है आपका, समाज की भलाई करना, यानी कि एक अनुसंधान का लक्ष्य समाज की भलाई करना होता है। बी जो ऑप्शन है, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना होता है एक अनुसंधान का लक्ष्य। फिर सी ऑप्शन है, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना जो है अनुसंधान का लक्ष्य होता है। या तो फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी अनुसंधान का लक्ष्य नहीं है, ये ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना जो है अनुसंधान का लक्ष्य होता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया गया है कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत किस प्रकार का होता है, यानी कि एक जो बढ़िया सिद्धांत या श्रेष्ठ सिद्धांत होता है वो किस टाइप का होता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है, अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता हो, या बी ऑप्शन अत्यधिक अमूर्त होता हो, और सी ऑप्शन दिया गया है आपका अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता हो, या तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो हमें यह बताने का प्रयास करना है कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत किस प्रकार का होता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण जो है होता है एक श्रेष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी आपका राइट विकल्प या राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में दिया गया है कि इन सभी विकल्पों में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। तो हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है, यानी कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे अनुभव से आता है। यह बताना है हमें चारों ऑप्शन में से कौन सा दर्शाता है। पहला जो ऑप्शन है आपका बुद्धिवाद, बी ऑप्शन है निगमनात्मक तर्क, और सी ऑप्शन है तर्क, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है अनुभववाद। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुभववाद। प्रश्न में यही पूछा गया कि आपको चारों विकल्पों में से यह बताने का प्रयास करना था कि कौन सा विचार इन चारों विकल्पों में से ज्ञान अनुभव से आता है, यानी कि ज्ञान के अनुभव से आता है। तो अनुभववाद आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया गया है कि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह, बी ऑप्शन है सामान्यीकरण, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ए और बी जो है दोनों आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न में यह पूछा गया है कि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो व्यवस्थित संबंधित कथनों के संग्रह के रूप में, उसके साथ साथ इसके सामान्यीकरण के रूप में जो है एक सिद्धांत को परिभाषित किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इसको भी देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो विकल्प है यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप में प्रयुक्त शब्द है। फिर बी ऑप्शन है यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द है, या सी ऑप्शन यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर होता है, या डी ऑप्शन यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार होता है। तो हमें बताने का यह प्रयास करना है कि ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर होता है। ज्ञानवाद जो है इसको पूरी तरह से संदर्भित करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया गया है कि इन सभी विकल्पों में से कौन सा सिद्धांत एक कार्य है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से
कौन सा सिद्धांत है जो एक कार्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है वर्तमान ज्ञान का एकाकीकरण करना और सारांश निकालना। बी ऑप्शन है भविष्यवाणी करना। और सी ऑप्शन है घटना की व्याख्या करना। और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भविष्यवाणी करना। प्रश्न में पूछा गया है कि इन विकल्पों में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सा सिद्धांत एक कार्य है? तो भविष्यवाणी करना जो है एक कार्य होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसको भी देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये प्रश्न विगत वर्षों के प्रश्नों के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड हैं। उन्हीं को मद्देनज़र या उन्हीं को ध्यान में रखकर जो है ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो इनमें से भी प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है देखें और समझने का प्रयास करें और इसका आंसर भी देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है कि 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट है 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक के रूप में। तो यहाँ 17वीं शताब्दी के कुछ दार्शनिक के नाम को मेंशन किया गया है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बताया गया था या दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोको के द्वारा दिया गया था। 17वीं शताब्दी के ये महान दार्शनिक थे जो कहते थे कि जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये लोके महोदय के द्वारा बताया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इसको भी देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि बताना है हमें क्योंकि। पहला ऑप्शन दिया गया है परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। बी ऑप्शन है एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं है। और सी ऑप्शन है एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है। डी ऑप्शन दिया गया है अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। तो आपको सही आंसर इसका बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश लोग में जो है इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अधिकांश लोग में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। इस कारण से जो है ये जो है आविष्कार दुर्लभ होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि इन सभी विकल्पों में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं होती है। तो शोधकर्ता के संबंध में कुछ गुणवत्ता के बारे में दिया गया है, लेकिन हमें यह बताने का प्रयास करना है कि इसमें से एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है। पहला ऑप्शन है वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। बी ऑप्शन है वह सचेत मन वाला होना चाहिए। सी ऑप्शन है वह जांच में उत्सुक होना चाहिए। और डी ऑप्शन है उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य होता है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये जो है उसकी गुणवत्ता नहीं होती है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं होती है, वह हमें बताना था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इसको भी देखते हैं। इसमें दिया गया है कि अध्यात्म विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो हमें अध्यात्म विज्ञान का अर्थ बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यह भौतिक विज्ञान का एक भाग होता है। बी ऑप्शन दिया गया है यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। सी ऑप्शन है यह धातुओं का भौतिक विज्ञान होता है। और डी ऑप्शन है यह मौसम का भौतिक विज्ञान होता है। तो हमें बताना है कि अध्यात्म विज्ञान का इनमें से कौन सा अर्थ है।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। अध्यात्म विज्ञान क्या करता है? प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया गया है कि इन सभी विकल्पों में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? पहला जो है ऑप्शन अनुसंधान की प्रासंगिकता से, बी ऑप्शन है अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, सी ऑप्शन है अनुसंधान की गहराई से, या डी ऑप्शन है शोधकर्ता के अनुभव से। तो हमें यह बताने का प्रयास करना है कि इन चारों विकल्पों में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। तो इसके द्वारा जो है अनुसंधान की गुणवत्ता को आंकी जाती है, यानी अनुसंधान किस प्रकार से संचालित किया गया और उसमें किस मेथड्स का जो है उपयोग किया गया, वो साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक अनुसंधान है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। तो ये जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया गया है कि इन सभी विकल्पों में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकी या आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है कारक विश्लेषण, बी ऑप्शन है मेटा विश्लेषण, सी ऑप्शन है व्यवस्थित विश्लेषण और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटा विश्लेषण। प्रश्न में यह पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है, तो मेटा विश्लेषण के अंतर्गत। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का जो है किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, उसके संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो उसमें से आपको बताना है सही विकल्प के बारे में। पहला जो ऑप्शन है प्रकाशन का स्थान, बी ऑप्शन है अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने पर, सी ऑप्शन है जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। प्रश्न में यही पूछने का प्रयास किया जा रहा है आपसे कि एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है इसी आधार पर जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया गया है कि इन सभी विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसको हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से जो है कथन कोई एक गलत है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। पहला जो ऑप्शन है, यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। बी ऑप्शन है एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देती है। सी ऑप्शन है सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं, और डी ऑप्शन है अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। तो हमें गलत कथन या गलत जो है इसमें स्टेटमेंट जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अच्छा रिसर्चर एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। बाकी ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपका राइट है, बट जो ऑप्शन डी है वो गलत है। हमें गलत जो है कथन को फाइंड आउट करना था। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका राइट हो जाएगा, बाकी जो है डी ऑप्शन आपका गलत है, तो इसी को फाइंड आउट करना था। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया गया है कि इन सभी विकल्पों में से पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है। पहला जो ऑप्शन है पत्रिका, बी ऑप्शन है विशेष निबंध, और सी ऑप्शन है जनरल, और डी ऑप्शन है पुस्तकें। तो हमें यह बताने का प्रयास करना है कि इन चारों विकल्पों में से पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप होता है।
तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जनरल। ठीक है, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18, इसको भी देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं। तो आधुनिक समाज में जो है अनुसंधान के कुछ मुख्य कार्य दिए गए हैं और हमें बताने का यह प्रयास करना है कि यह कार्य कौन कौन से हैं। पहला जो दिया गया इसमें अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। फिर दूसरा जो दिया गया है अनुसंधान नई चीज़ों की खोज करना अनुसंधान के द्वारा। और जो आपका तीसरा इसमें दिया गया है पूर्व लेखन पर आलोचना करना। और चौथा जो दिया गया है इसमें स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, इनमें से यानी कि एक भी सही हो सकता है, दो या तीन भी सही हो सकते हैं, तो उसी संदर्भ में नीचे कूट मेंशन किए गए हैं। तो आपको यह बताने का प्रयास करना है कि आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं। तो मुख्य कार्य के संदर्भ में जो है 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से राइट कौन है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका पहला ये सही हो जाएगा कि स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण जो है अनुसंधान का मुख्य कार्य होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि पुराने सिद्धांतों में कोई कमियां हो सकती हैं तो अनुसंधान करके उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास करना। फिर उसके बाद जो है दूसरा आपका हो जाएगा नई चीज़ों की खोज करना, यानी अनुसंधान के द्वारा हम क्या करते हैं, नई तथ्यों की खोज करते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका पहले नंबर पे आ जाएगा ये अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, यानी अनुसंधान के क्षेत्र में अगर प्रगति हो रही है तो उसके साथ गति बनाए रखना जो है अनुसंधान का मुख्य कार्य होता है। तो ये तीनों आपका जो है सही हो जाएगा अनुसंधान के मुख्य कार्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है अवधारणा और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। बी ऑप्शन है उन नए आंकड़ों का स्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं। सी ऑप्शन है अगले शोध के लिए उपयुक्त। और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो प्रश्न में ये पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है। तो यह जो कथन है आपका सिद्धांत को पूरी तरह से परिभाषित करता है। तो इसके संदर्भ में जो है ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20 और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 20 प्रश्नों को देखते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि अनुसंधान प्रकार के व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है, यानी यहाँ पे थोड़ा टाइप में एरर है, अनुसंधान किस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा जो है आयोजित किया जा सकता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है अनुसंधान क्रिया विधि का अध्ययन किया है, यानी कि वो व्यक्ति अनुसंधान क्रिया विधि का जो है अध्ययन किया हो तो वो भी जो है अनुसंधान कर सकता है। बी जो ऑप्शन है एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो। सी जो ऑप्शन है सोच और तर्क क्षमता रखता हो। और डी ऑप्शन है एक परिश्रमी कार्य करता हो। तो इसमें से सही आंसर हमें बताने का प्रयास करना है कि अनुसंधान किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस हो गया है, किस प्रकार, ठीक है। तो किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है, तो हमें यह बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, सोच और तर्क क्षमता रखता हो। यानी कि किसी भी सिद्धांत या कोई भी चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसा किस लिए है, तो इस प्रकार से जब प्रश्न वो पूछता है या तर्क क्षमता उसकी रहती है तो उस प्रकार का व्यक्ति जो है अनुसंधान को आयोजित कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने प्रश्न आपको कराया शोध अभिवृत्ति से, ये 20 प्रश्न, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका पहला है। अभी इसी प्रकार से आपको 10-12 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और उसके अंतर्गत जो है आप 200 से ऊपर क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे और आसानी के साथ जो ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं शोध अभिवृत्ति से वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट के साथ साथ
जब लास्ट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसके अगले दिन जो है आपको विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं शोध अभिवृत्ति से उसको एक जगह संकलित करूंगा और आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैं एक ही बार कराने का प्रयास करूंगा, तो वो आपका प्रैक्टिस सेट की तरह ही होगा लेकिन वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप जो है पूरे इस प्रैक्टिस सीरीज को जो है कंप्लीट करिए। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जो है राइट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा और आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है सही किया होगा। तो कमेंट्स में जो है आप ज़रूर बताएं कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। और उसके साथ ही साथ जो है आप को जिस भी टॉपिक पे अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में भी जो है आप मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जिसकी जो मेरी एक वेबसाइट है जानो यहाँ के नाम से। तो उस पर जो है आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और भी जो है अभी उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे सभी पेपर्स जो है उसमें डाले जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट पेपर के जो है आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और उसके साथ 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 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाके एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। अभी उस पर काम चल रहा है उस वेबसाइट पे, तो उसमें अभी बहुत सारे कंटेंट अपलोड नहीं किए गए हैं लेकिन धीरे धीरे उसको जो है तैयार कर लिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो का सेशन कैसा लगा। क्वेश्चन कोई गलत है तो उसके बारे में भी आप मेंशन करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी मैं देता हूं या बताता हूं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपका दायित्व है कि आप आपको अगर लाभ मिल रहा है इससे तो आप इसको दूसरे को भी शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और फ्रेंड एक बात और मैं बताना चाहूँगा वीडियो के अंत में कि अभी भी कोई जो है यूजीसी नेट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई सूचना नहीं दी गई है कि जो आपके 15 जून को एग्ज़ाम होने वाले हैं वो पोस्टपोन्ड है। तो अभी आप 15 जून को ही मानकर जो है अपनी प्रिपरेशन करिए। जैसे ही कोई सूचना या नोटिफिकेशन आती है यूजीसी नेट के द्वारा तो मैं आपको तुरंत जो है उससे अवगत करा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं 15 जून का ही डेट मान के जो है आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूअस रखिए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये 17 मई तक है। तो हो सकता है कि स्थिति सामान्य हो जाए तो परीक्षाएं कंडक्ट की जा सकती हैं, लेकिन आप 15 जून को ही मान के तैयारी करें। पोस्टपोन्ड होगी तो आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, तो उससे कोई नुकसान आपका नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप नए व्यूवर होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।